Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Muhammad Ishan Yaqub. Today we will talk about the application of equations of motion for problem solving techniques. तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उन टेक्निक्स के ऊपर किस तरह हम अपने एक्सपर्टीज़ को बढ़ा सकते हैं जो हमारे इस टॉपिक्स के हवाले से और मोशन के हवाले से स्पेशली वन डायमेंशनल मोशन के हवाले से स्टडी की जाएंगी। हमारा ये टॉपिक जो है हमारे कोर्स मैकेनिक्स 1 PHY 301 BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी थर्ड सेमेस्टर इवनिंग के लिए है फॉल 2021। So in the previous lecture we have discussed about some basics of the वन डायमेंशनल मोशन कांस्टेंट मोशन एक्सेलरेशन के लिहाज से वन डायमेंशनल मोशन की हमने डिफरेंट टाइप्स को देखा था। फिर ये देखा था कि उनके कौन कौन से अननोन फिजिकल पैरामीटर्स और क्वांटिटीज़ हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। स्पेशली वी टॉक अबाउट दी 5 पैरामीटर्स जो आपने याद करने के लिए हमने इसको प्रोनाउंस किया था SWAT। एक्चुअली दैट वाज द SUVAT। S स्टैंड फॉर द डिस्टेंस, V स्टैंड फॉर द final velocity, U stand for the initial velocity, A stand for the acceleration, T stand for the time taken, and at last we discuss about the equation of motion. These are the general forms of the equation of motions. These are the total four equations which give information about the SUVAT। तो उस हवाले से हमने इन सबको डिस्कस किया था। In this lecture we are going to study about the review of the equation of motion। तो पहले तो हम रिव्यू पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कौन कौन सी हैं, उनका एक रिवाइज कर लिया जाएगा ताकि इजी रहे। देन वी विल डिस्कस अबाउट दी अननोन फिजिकल क्वांटिटीज़ कि हमने जो है वन डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर किन किन क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करना है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, देन वी विल डिस्कस अबाउट द हिंट्स फॉर देयर सॉल्यूशन कि हमने कौन कौन सी अहम बातें जो है वो याद रखनी है जब आपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे पास जो है वो टोटल 4 तरह की फॉर्म्स हैं। एज यू कैन सी हियर, ये आपके पास सबसे पहली फॉर्म है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द बेसिकली द एडवांस फॉर्म ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जो फंडामेंटल फॉर्म बनती है एस इज इक्वल टू वी टी। तो ये जो है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम को रिलेट करती है। जबकि ये वाली फॉर्म जो है सेकेंड वाली एस इज इक्वल टू वी टी इज रिलेट टू दी एवरेज वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस के हिसाब से लिखा जाता है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। And similarly the v square is equal to u square plus 2as is the थर्ड लास्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसके अंदर आपके पास टाइम के बगैर हम एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और वेलोसिटीज़ का आपस में रिलेशन स्टडी कर सकते हैं। तो इन 4 इक्वेशंस को हम यूज़ करते हुए किसी भी अननोन पैरामीटर को स्टडी कर सकते हैं जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड होगा फॉर दूज केसेस इन विच एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो ये हमने 4 इक्वेशन जो है वो पहले भी पढ़ी हैं, ये रिवीजन के तौर पे हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो द अननोन फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर जो इन्वॉल्व अननोन फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन कौन सी हो सकती है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, वी हैव एस यू वी ए एंड टी। एस स्टैंड फॉर द डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय द यू, फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द वी। ए जो है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है और टी जो है वो टाइम टेकन को रिप्रेजेंट करता है। ये टाइम लैप्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो एस यू वी ए टी जो है वो मिलके हमने एब्रीवेशन के तौर पे याद रखने के लिए स्वात का लफ्ज़ बनाया था, उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो एस इज बेसिकली द एस यू वी ए टी। तो उसको हम याद रखते हैं ताकि किसी भी सिचुएशन के अंदर कोई फिजिकल क्वांटिटी हमें पता है, कोई नहीं पता, तो उस हवाले से हम इनको डिस्कस कर सकते हैं। तो द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स की कितनी टाइप हो सकती हैं। द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो है वो आमतौर पर डिपेंड करेगा कि हम किस तरह के प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू द मोशन वी हैव मैनी टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी पॉसिबिलिटीज़ और जो सिचुएशन जो किसी भी मोशन के दौरान हो सकती है वो हमारे पास हो सकती है। फॉर एग्जांपल इफ वी आर डीलिंग विद द मोशन ऑफ वन डायमेंशनल केस, तो हमारे पास जो है कुछ होंगी जो डिस्टेंस बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें डिस्टेंस के बारे में पूछा जाएगा। कुछ है आपके पास जो है वो सिमेट्रिकल होती हैं, कुछ नॉन सिमेट्रिकल होती हैं। तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर
सिर्फ एक दफ़ा आपने इन्फॉर्मेशन ले लेनी है तो दोबारा आपको इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। दीज आर कॉल्ड सिमेट्रिकल, और बॉडी जो है वो उसी मोशन को कंटिन्यू रखती है, जबकि नॉन सिमेट्रिकल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्क्रिमिनेट द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू देयर मोशन। वी हैव अ सिमेट्रिकल मोशन स्कीम, वी हैव दी नॉन सिमेट्रिकल मोशन स्कीम। सिमेट्रिकल के अंदर ये होगा कि बॉडी अगर एक दफ़ा चल रही है तो वो कंटिन्यू टू मूव विद द सेम पैरामीटर्स, वाइल दी नॉन सिमेट्रिकल मोशन जो है ये वो होगी जिसके अंदर आपकी बॉडी जो है वो मोर देन वन जो है टाइप्स ऑफ मोशन रखती है। फॉर एग्जांपल बॉडी जो है उसकी मोशन की टाइप जो है वो चेंज हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है वो सबसे पहले स्टार्ट करती है चलना एट एंड पर्टिकुलर टाइम स्टेप के बाद वो बॉडी दोबारा से अपने आप बिहेवियर को चेंज कर रही होती है, मोशन की स्कीम्स को चेंज कर रही होती है, पैरामीटर्स को चेंज कर रही होती है। तो इस तरह के हम मोशन को नॉन सिमेट्रिकल मोशन कहते हैं। With respect to the symmetrical motion, we have total 5 types of the problem जो हमारे पास हो सकते हैं। उसको देखते हुए हमारे पास जो है वो 5 तरह के प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉल्ड द टाइम बेस। ये टाइम बेस्ड प्रॉब्लम होगा, इसके अंदर हमने टाइम निकालना होगा किसी भी प्रॉब्लम के लिहाज से। द सेकेंड वन इज बेसिकली नोन एज द डिस्टेंस बेस्ड प्रॉब्लम। इसके अंदर आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। तो थर्ड वन है, इसके अंदर आपने स्पीड बेस्ड प्रॉब्लम है, इसके अंदर आपने स्पीड को फाइंड आउट करना होता है। इनिशियल पोजीशन बेस्ड प्रॉब्लम जो है इसके अंदर आमतौर पे आपने डिस्टेंस या फिर आपने एक्स की वैल्यू निकालनी होती है या वाई की वैल्यू निकालनी होती है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी बॉडी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है या फिर वर्टिकल पोजीशन पे है। देन at last we have to find out the initial or final velocity. You can find out the u also, we can find out the v also। तो उस हवाले से आपने ये भी निकालना होता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ ना कुछ हिंट्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं एज वेल एज वी वांट टू सॉल्व देम। तो आइडेंटिफिकेशन और सोल्यूशन के लिहाज से आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो इट इन्वॉल्व सम पर्टिकुलर एंड रिमाइंडिंग स्टेप्स। तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। दो जो सबसे अहम और बुनियादी सब्जेक्ट स्टेप है दैट इज़ द यू हैव टू केयरफुली रीड द प्रॉब्लम। तो आपने बहुत ही ज़्यादा तसल्ली से और केयरफुली रीड करना है प्रॉब्लम्स को, बिकॉज दिस इज़ द मेन हिंट ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो है किसी भी प्रॉब्लम की वो मेन हिंट होता है, उसके अंदर ही आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द प्रॉब्लम सॉल्यूशन इज़ द आइडेंटिफाई द गिवन डाटा। कि आपने किसी प्रॉब्लम के लिए जो डाटा यूज़ करना है उस गिवन डाटा को आपने पॉइंट आउट करना है कि वो किस सिचुएशन किस नेचर का है। देन इफ़ यू आर डीलिंग विद द मोशन टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, तो आपको उस तरह के लिहाज से आप बेहतर है कि कोई ना कोई डायग्राम फिल कर लें। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ और आई सेड दैट कि एक बॉडी है जो ए पोजीशन से, यू कैन से दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ए, और डिस्प्लेस हो जाती है और वो किसी ना किसी पर्टिकुलर स्पीड से, वेलोसिटी से या एक्सेलरेशन से मूव कर जाती है किस पॉइंट पे, इट बिकम्स द पॉइंट पोजीशन बी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बातें मैंने की हैं अगर इसको मैं साथ साथ ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए क्या है, इजी होता जा रहा है। सो इट हैज़ अ मैस हेयर, इट आल्सो हैज़ अ मैस हेयर। तो मैं कहता हूँ ये किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे इस फिगर को ड्रा करके मिल गई हैं और समझ आ रही है कि किस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और किस तरह से इसको हम लेके चल सकते हैं। सो चूज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेबल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, जैसा कि मैंने ए बी रिप्रेजेंट किए हैं, इंडिकेट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो जैसा कि मैंने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन भी हो सकता है। तो वो बॉडी आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उस हवाले से ये भी सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं। सिमिलरली लेबल ऑल क्वांटिटीज एंड बी श्योर ऑल यूनिट्स आर कंसिस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। सेकंड थर्ड वन जो पॉइंट है कि आपने सारी फिजिकल क्वांटिटीज को ले लेना है, उनको लेबल करना है। तो उसकी पोजीशन क्या है और इसके यूनिट्स क्या है। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने इसके यूनिट्स को स्टडी करना है और इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करना है। कंसिस्टेंसी मीन ऑल द यूनिट शुड हैव टू बी द सेम, शुड हैव टू बी द कंसिस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर कोई यूनिट
आपके एसआई यूनिट में है और एक आध यूनिट जो है वो सीजीएस सिस्टम में है और किसी और सिस्टम के अंदर है, तो आपने इसके साथ क्या करना होगा, डिफरेंटली इसको ऑब्जर्व करना होगा। तो उस हवाले से जो है आपके पास ये ऐसा यूनिट या फिर एमकेएस सिस्टम के हिसाब से भी चीज़ें सॉल्व की जा सकती हैं। तो उस हवाले से हमारे पास जो है ये एमकेएस सिस्टम या फिर सीजीएस सिस्टम के हिसाब से किया जा सकता है। तो ये आपके पास मैथ किलोग्राम सिस्टम है और ये सीजीएस सिस्टम के अंदर है। तो अगर इनमें से किसी एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक्सप्लेन की गई है, तो उस हवाले से हम क्या करेंगे, इनको एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करने की कोशिश करेंगे ताकि हम एक जैसी कंसिस्टेंसी रखे जाए, सिमिलैरिटी रखनी है ताकि इक्वेशंस जो हैं वो एक जैसे तरीके से सॉल्व की जा सकें। अगर जहाँ पे ज़रूरत हो ये सेम नहीं है, तो आपने इसको क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर दें जहाँ पे ज़रूरी है। फोर्थ वन जो है, द प्रूव द अननोन फिजिकल क्वांटिटी अमंग द SUVAT। तो दैट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जो फोर्थ वन है कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम को पढ़ के ये पता ही नहीं चल रहा कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, तो फिर आप इसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। सो दैट्स वाई द मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द problem solving is to prove the unknown physical constants, and it could be S, U, V, A, and T. It depends upon the base of the problem. So time based, acceleration based, velocity, initial velocity, and time based. So we have to deal with these things. Then we have some other। जब हमें पता चल जाएगा कि हमने S निकालना है, U निकालना है, V निकालना है, ए निकालना है या फिर टी निकालना है, तो आपके पास 4 सेट्स ऑफ इक्वेशन अवेलेबल है। हमने इन चारों सेट ऑफ इक्वेशन के हिसाब से अपनी अपनी इक्वेशंस को लेना और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सो सॉल्व, तो उस हिसाब से आपने इन 4 इक्वेशंस को यूज़ करना है, फिर उसके मुताबिक ये सॉल्व कर ली जाएंगी। सॉल्व फॉर द अननोन, तो आपने इस हिसाब से इसको सॉल्व करके फाइंड आउट कर लेना है। समटाइम ये होगा कि आपने अगर एक ही चीज़ फाइंड आउट करनी है तो आप एक इक्वेशन के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। But if you are interested to solve more than one unknown parameters, then you should try or minimally to solve two equations। तो तकरीबन आपको फिर एक से ज़्यादा और दो मिनिममली 2 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हमें इक्वेशन सॉल्व करनी पड़े, बट मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हमारे पास जो है वो 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके मैक्सिमम अननोन जो है वो फाइंड आउट किए जा सकते हैं। एंड द लास्ट वन है कि आप अपने रिजल्ट्स को कैसे चेक करना है। दैट इज अनदर सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स एंड हिंट्स। वो क्या है कि आपने किस तरह से कर सकते हैं, एस्टिमेट एंड कंपेयर के साथ किया जा सकता है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं चीज़ों को, एंड यू कैन आल्सो चेक द यूनिट्स कि जो आपने फिजिकल क्वांटिटी निकाली है क्या उसका यूनिट, उसका फार्मूला वो कंसिस्टेंट है भी है या नहीं है, तो उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। लेडी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सैम्पल प्रॉब्लम्स। तो हमने तकरीबन 6 से 7 सैम्पल प्रॉब्लम जो है वो रखे हैं। तो वो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से बताते हैं। मैं आपको उन सारे प्रॉब्लम्स का हिंट दे रहा हूँ ताकि आप लोग एक दफ़ा इसको कोशिश करें सॉल्व करने की। तो अगर ना हुआ तो मुझे बताइएगा, फिर हम इसको मिल के देख लेंगे चीज़ों को। तो बहुत आसान है, मैं हिंट्स की फॉर्म में आपको समझा देता हूँ कि वो क्या कहने की कोशिश करता है और उसके मुताबिक क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर है। As you can see here, this is called the statement of the problem। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन दी गई हो जो अपना हाइपोथेटिकल हो किसी के बारे में, तो ये आपके पास क्या है जी, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कहलाती है। और इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम का मकसद क्या होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन दी जाए और गिवन डाटा को एक्यूमुलेट किया जाए। सो एज यू कैन सी हियर, अ बाइसाइकिलिस्ट राइड्स हर बाइक एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर for the 20 minute। So you can see here, this is the speed and this is the time here। Remember that she forgot something at home। She turns around and pedals at the rate of 12 किलोमीटर पर आवर बैक टू her home। तो आपने जो है उसने वापस अचानक से वो चीज़ भूली है और वो दोबारा से वापस जा रही है और वो 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी स्पीड है। इफ़ टर्निंग अराउंड टाइम इज इग्नोर्ड, तो अगर उसका मुड़ने का टाइम जो अगर इग्नोर कर दें तो फॉलोइंग चीज़ें जो है वो कौन कौन सी हो सकती हैं। सो देयर आर टू सिचुएशंस हियर। As you can see here, this is the velocity of you can say the speed of arrival। और ये जो है या और ये वाली जो स्पीड हो सकती है, यू कैन से इट वी आर, वी इज द स्पीड ऑफ रिटर्निंग। तो ये रिटर्न होने की है
और ये वाली है अराइवल वाली है, तो ये अप्रोच वाली है, ये वाली कहा जा सकता है। ये जो है टाइम ए लिखा जा सकता है फर्स्ट सिचुएशन के लिए, एंड द टाइम बी इज नॉट गिवन अस। ऑब्वियसली ये स्पीड के अंदर कम ज़्यादा है तो टाइम बी जो होगा सेकेंड वाला वो कम होगा। अननोन के हिसाब से देखा जाए तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़ जो पूछ रहा है वो ये कि द डिस्टेंस शी वाज अवे फ्रॉम द होम व्हेन शी डिसाइडेड टू द टर्न। तो सबसे पहला आपने एस निकालना है कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा। उसकी स्पीड पता है, इसका टाइम पता हुआ है, तो आप एस इज इक्वल टू वी टी से क्या निकाल सकते हैं, उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एस इज इक्वल टू वी टी लगाया जा सकता है पहली सिचुएशन के लिए। सेकेंड सिचुएशन तो है द टाइम दैट इट टुक हर टू रिटर्न फ्रॉम होम आफ्टर शी रिमेंबर दैट शी फॉरगॉट द टाइम। तो ऑब्वियसली यहाँ पे है द टाइम दैट इट टुक हर टू रिटर्न होम आफ्टर शी रिमेंबर दैट। तो ऑब्वियसली अब इसने वी आर टी आर पूछा हुआ है, तो इट इज़ दी टी आर। और ये टी आर जो है ये भी एस इज इक्वल टू वी टी के हिसाब से लगाया जा सकता है। यहाँ से हमें एस मिल जाएगा, ये वी नया आ गया आपके पास स्पीड जो है, और ये आपके पास जो है वो टाइम निकाला जा सकता है इसी फॉर्म के साथ। देन वी हैव अ एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर ट्रिप। तो एवरेज स्पीड जो है इंटायर ट्रिप की कैसे निकाली जा सकती है? 10 किलोमीटर प्लस यू कैन से 12 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो वो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इंटायर ट्रिप। तो इंटायर ट्रिप की एवरेज जो वेलोसिटी है वो आपके पास भी निकाली जा सकती है। ओवरऑल एवरेज जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होगा, बिकॉज जिधर से वो चली है वो घूम के उधर ही पहुंच गई है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है जी? ज़ीरो। सो ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। सो द दिस इज़ द फर्स्ट केस जिसके अंदर आपको पता है, देख भी लिया है कि इसने एक में वी पूछा, एक में टी पूछा हुआ है, और एक में उसने वी एवरेज पूछी हुई है, और एक में इसने सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा हुआ है? फाइनल वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी पूछी हुई है। ठीक है ना? नाउ फॉर द प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो बड़ा इजी है। एक मोटरिस्ट ड्राइव्स साउथ फॉर द 45 मिनट्स। एक गाड़ी वाले ने क्या किया है जी कि साउथ एक्चुअली डायरेक्शन को कहते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट ईस्ट वेस्ट, उस हिसाब से ये लिखा गया है। तो उसने लिखा हुआ है जी आपके पास कि ये 75 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो है वो गाड़ी चल रही है, और वो 45 मिनट्स के लिए साउथ की तरफ जाता जा रहा है। देन स्टॉप फॉर द 20 मिनट्स। तो वो 20 मिनट के लिए जो है वो रुकता है। देन ही कंटिन्यूड साउथ, वो फिर उसी तरफ जा रहा है साउथ की तरफ, और ट्रैवलिंग 120 किलोमीटर इन 2.40 आवर। तो ये तकरीबन जो है 120 किलोमीटर के उसने कवर किया है 2.50 आवर के अंदर। तो कौन सी चीज़ सबसे पहले पूछी जा रही है कि व्हाट इज़ हिज टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसने एक्चुअली तौर पे ये एस का पूछा है बट इन अ वेक्टर फॉर्म, तो वो निकाला जा सकता है, बहुत सिंपल है। ये पैरेलल वेक्टर्स का क्वेश्चन है। एक ही डायरेक्शन के अंदर दोनों ही एक ही डायरेक्शन के अंदर दोनों ही पोजीशन हैं बिफोर, तो ये ऊपर ओवरऑल तौर पे क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट ड्रॉ कर लिया जाएगा और इनका टोटल नेट इफेक्ट आ जाएगा। तो पहले आपने एस निकालना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, फिर उसके बाद बता देना है कि जितना डिस्टेंस है उसको इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा? वो साउथ होगा, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। सेकेंडली व्हाट इज हिज एवरेज वेलोसिटी। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ से आपने देख सकते हैं 75 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 120 किलोमीटर पर आवर है, इन दोनों को ऐड कर लें, 2 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगी? एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। सो ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट सॉरी प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपके पास सिंपल सिंपल चीज़ें उसने पूछी हुई हैं। सो द नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम नंबर 3। It is also very quiet and easy problem. A certain car is capable of accelerating at the rate of 0.7. It's a plus value, तो याद रखिएगा ये acceleration पॉजिटिव वाला है, तो इसमें स्पीड बढ़ेगी। तो how long does it take for this car to go from a speed of 45 mile per hour to the speed of 60 mile per hour? तो आपके पास एक्सेलरेशन जो दिया गया है वो 0.70 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। आपसे पूछा क्या गया है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक। इट्स मीन इट इज आस्किंग अबाउट ही इज आस्किंग अबाउट द टाइम। तो वो आपके पास टाइम के बारे में पूछ रहा है, तो वो कितना टाइम चाहिए होगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है। यू हैव हेयर स्पीड फ्रॉम फाइनल, इनिशियल स्पीड आपको दे दी गई है, फाइनल स्पीड दे दी गई है, और यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन दे दिया गया है।
तो आपके पास क्या पूछा गया जी, टाइम के बारे में पूछा गया है, तो यू कैन यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट वाज रिलेटेड टू एज कि आपके पास v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो यू हैव ऑल द थिंग्स, बट आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने इसको क्या करना होगा, आपने इसको रीअरेंज करना है और टाइम की वैल्यू निकल आएगी। तो आप इसकी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी यूज़ करते हुए ये काम कर सकते हैं, v माइनस यू ओवर ए। तो आपके पास v माइनस यू ओवर ए, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। बट द प्रॉब्लम इज नॉट सो मच सिंपल जैसा कि हमें लग रही है। इस सिंपल फार्मूला से हमें वैल्यू तो मिल गई है, बट ये प्रॉब्लम इतनी सिंपल नहीं है जितनी हम समझते हैं, बिकॉज देर इज़ अ ट्रिकी पॉइंट है। द ट्रिकी पॉइंट इज हेयर इज दैट अगर आप गौर करें तो ये वाला जो यूनिट है ये माइल पर आवर है, एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे भी माइल पर आवर है, जबकि यहाँ पे ये क्या है जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इट्स मीन आपने माइल्स को किस में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू कन्वर्ट माइल इनटू द मीटर्स। तो उस हवाले से आपके पास ये फिर सिचुएशन क्लियर होती है। और सिमिलरली यू हैव टू कन्वर्ट आवर्स इनटू द सेकंड्स। तो आपने आवर्स को भी क्या करना होगा, सेकंड में करना होगा। तो आवर्स को सेकंड में करने का तो तरीका बहुत आसान है कि एक आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा जी, 60 मिनट के हवाले से यू हैव हियर 3600। तो एक घंटे के अंदर तकरीबन 3600 सेकंड्स है। बट द प्रॉब्लम इज डैट कि जब आपके पास है जी माइल, तो माइल के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं, तकरीबन यू हैव हेयर अ 2 तकरीबन 2 किलोमीटर होते हैं तकरीबन एक माइल के अंदर। तो ये जो है इस किलोमीटर को आप कन्वर्ट करेंगे, तकरीबन आपके पास कितने बनते हैं 1000। तो ये तकरीबन 2200 मीटर बनते हैं। तो एक माइल के अंदर कितने मीटर होते हैं जी, 2200 मीटर अवेलेबल होते हैं। तो उस हवाले से फिर जाके आपके पास ये चीज़ें कन्वर्ट की जाएंगी, फिर ये सॉल्व किया जाएगा। Similarly, for the case of problem number 4, this is little bit tricky case। इसके अंदर सिंपल ये है कि दो गाड़ियां हैं जी, एक गाड़ी आगे है लीड करती है, दूसरी गाड़ी इसको चेज कर रही है। लीडिंग कार ने अचानक से ब्रेक लगाई है, ब्रेक लगाते ही जो है वो चेजिंग कार जो है वो किस पॉइंट पे ब्रेक लगाए कि जो पहले से उससे रुक जाए। तो और फिर उसका टाइम नोट करना, उसका एक्सेलरेशन करना, उसकी फ्रीक्वेंसी सॉरी वेलोसिटी वगैरह और उसके टाइम को नोट करना। सो लेट्स स्टार्ट विद द टू कार्स आर ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। ठीक हो गए थे। द लीड कार एट 35.0 मीटर पर सेकेंड एंड अदर आर एट द चेजिंग कार एट 45.0 मीटर पर सेकेंड। तो जो लीड कर रही है गाड़ी उसकी स्पीड जो है इसकी वेलोसिटी जो दे दी हुई है, ठीक है जी। और जो चेस कर रही है वो 45.0 मीटर पर से। एट द मोमेंट द कार्स आर एट 50 मीटर अपार्ट। तो इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो 50 मीटर का है। और द लीड ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक कॉजिंग हिज कार टू हैव एन एक्सेलरेशन। तो जाहिर बात जब उसने ब्रेक अप्लाई करनी है तो उसकी स्पीड कम होनी है। स्पीड कम होने के नतीजे के अंदर उसका क्या होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो उस हवाले से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी। वो क्या क्या पूछ रहा है ज़रा बात समझिएगा। ही इज आस्किंग अबाउट दैट कि आपके पास जो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू टू लीड टू स्टॉप। तो एक्चुअली ये टाइम पूछ रहा है, ठीक है जी। किसका, लीडिंग कार का, तो हम इसको टी एल कह देते हैं, ठीक है जी। फिर कि ये कब जाके स्टॉप करेगी लीडिंग वाली कार। द अज्यूमिंग दैट द चेजिंग कार ब्रेक्स एट द सेम टाइम एंड द लीड कार व्हाट मस्ट बी द चेजिंग कार मिनिमम नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो वो चेजिंग कार का एक तो ये पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, ए सी कह लें आप इसको, कि वो कितना होना चाहिए, ठीक है जी। देन हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द चेजिंग कार टू स्टॉप। तो इट्स मीन ये एक क्या पूछ रहा है, टी सी पूछ रहा है। तो इट इज आस्किंग अबाउट टी एल, ई सी एंड टी सी। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास ये गाड़ियां हैं और इसकी इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी आपको दी गई है, तो आपके पास डिस्टेंस भी दिया गया हुआ है, तो आप उसके एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है गाड़ी का, तो आप उसका टाइम निकाल सकते हैं इजीली। आप इसके ऊपर सिंपल फार्मूला जो है
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ये भी फार्मूला लगाया जा सकता है और यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर दूसरे वाले केस के अंदर जो है आपके पास इनिशियल फाइनल वेलोसिटी भी पता है, इनिशियल भी पता है, और आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो नहीं पता, तो आप इसके ऊपर फोर्थ फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन जो है दैट इज 2as इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर भी लगा सकते हैं। इसी तरह से इसके लिए भी हम ये सेम काम करेंगे, ये मिल जाएगा तो फिर अगेन फर्स्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए हम ये काम कर लेंगे। ठीक है, तो ये इजीली हम कर सकते हैं। द फिफ्थ प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू the very simple way. Car traveling in a straight line has a velocity plus 5 meter at some time t. So after 4 second its velocity is 8 meter per second. कार का जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो बताना है। इट्स वेरी सिंपल है कि आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज करना है v माइनस यू ओवर t। तो वी विल गेट हेयर t जो है वो आपके पास 4 सेकेंड है, v जो है आपके पास वो उसने दे दिया हुआ जी 5 मीटर पर सेकेंड, और ये इट्स वेलोसिटी जो है फाइनल वाली वो है 8 माइनस 5, तो 3/4 आ जाएगा, तो 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली प्रॉब्लम नंबर 6 जो है इट्स लिटिल बिट ट्रिकी एंड इट डील विद द नॉन सिमेट्रिकल मोशन। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि ये नॉन सिमेट्रिकल मोशन क्यों कहलाती है, बिकॉज इसके अंदर हमारी बॉडी ने दो तरह की मोशंस को स्टडी करना है, अप्लाई करना है, तो दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड नॉन सिमेट्रिक। तो नॉन सिमेट्रिकल, तो दिस मोशन इज कॉल्ड नॉन सिमेट्रिकल। एक बॉल है, उसको थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 35, तो इट्स ये u आ गया बॉल का, तो u इनिशियल वेलोसिटी होगी। वेयर इज द बॉल 4 सेकेंड, तो ये इसका टाइम t है कि 4 सेकेंड के बाद बॉडी की पोजीशन उसने पूछी हुई है, इसका उसने y पूछा हुआ है। अलॉन्ग वर्टिकल पोजीशन वी मोस्टली डील विद द y पॉइंट, तो उस हवाले से इसका क्या पूछा हुआ है जी, इन्होंने y के बारे में पूछा हुआ है, तो ये y के बारे में पूछा हुआ है। व्हाट इज द वेलोसिटी एट द टाइम एट इट्स टाइम, कि आपके पास उसकी वेलोसिटी क्या थी जब वो किस पोजीशन पे था, फिर वेलोसिटी पूछी है, एंड हैज इट्स मैक्सिमम हाइट येट, तो वो कब इसके ऊपर मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचेगा, ये सारी चीज़ें उसने पूछी हुई है। तो उसने पहले टी पूछा है, फिर उसने डिस्टेंस, सॉरी इसने पहले सबसे पहले एस पूछा हुआ है, एस पूछा है, फिर उसने वी पूछा है, फिर उसने एट द एंड जो है वो अगेन एस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, बट हैज़ इट्स रीच इट्स मैक्सिमम हाइट नॉट, तो इसके बारे में पूछा हुआ। तो ये इसका हिंट जो है बड़ा क्लियर है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स के अंदर हम इसको कहते हैं कि ये नॉन सिमेट्रिकल प्रॉब्लम है। इस तरह के प्रॉब्लम को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये है जी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे इसकी होती है फाइनल वेलोसिटी होती है, फिर इसकी ये वाली इनिशियल बन जाती है और ये वाली आपके पास क्या बन जाती है, फाइनल बन जाती है। तो उस हवाले से ये वाले हिस्से को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज, एक सेकेंड जी, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपके पास ऑलवेज क्या होती है, ये हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, अपवर्ड होगी तो वो पॉजिटिव ली जाएगी, डाउनवर्ड होगी तो नेगेटिव ली जाएगी। और ये ऑब्वियसली ये सारा कुछ बॉल जो थ्रो की जा रही है अपवर्ड, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, तो याद रखिएगा अगर जी ऊपर की तरफ लिया जाता है तो वो नेगेटिव होता है, नीचे की तरफ लिया जाता है तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव है ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ है। तो इंस्टेंट द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट इज जीरो, तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी हमेशा क्या ली जाएगी, जीरो ली जाएगी। तो उस हवाले से ये वाला होगा ए इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड एवरीवेयर इन द मोशन, तो उस हवाले से ये जीरो लिया जाता है। तो इसे इक्वेशन ऑफ मोशन को देखा जाए तो इन्होंने जो सबसे पहली चीज़ पूछी हुई है, तो आप उसको एक्सेलरेशन वाले हिस्से से भी कर सकते हैं, आप उसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स आप किसके साथ काम ये करना चाहते हैं। तो जो सबसे पहला टाइम है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर के साथ किया जा सकता है। तो टाइम आपके पास पता है तो आप एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये आपके पास पहली वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद एस पता लग गया तो आप उसके पास क्या निकाल सकते हैं, आप उस एट दैट टाइम जो है वो उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, v इज इक्वल टू
यू प्लस ए टी के हिसाब से भी वैल्यू निकाली जा सकती है, ये पता है एक्चुअली दिस इज द जी टी, तो यहाँ से भी वैल्यू निकाली जा सकती है, सेकेंड आंसर भी आ जाएगा। In the next lecture, inshallah, we will discuss about the graphical description of the motion of the object. तो हम एस वी टी ग्राफ वगैरह जो है, एस टी ग्राफ, वी टी ग्राफ जो है उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एस्टिमेशन ऑफ दी एस यू वी ए टी बाई ग्राफ्स के हिसाब से पढ़ेंगे, उनकी एप्लीकेशंस को स्टडी किया जाएगा और इनके मोर फंडामेंटल जो है वो बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर जो है वो उसकी समझ आई होगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिहाज से आप जो है वो परेशान नहीं हुए होंगे। फिर भी किसी किस्म की क्वेश्चन है, डिस्कशन है, तो आप लाजमी हमारे इंटरेक्टिव सेशन, जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।